Devi, and today I will discuss about the introduction for the science, journal science. Actually, science is a very broader term जिसको हम जो है वो एक सिंपल टर्मिनोलॉजी के अंदर डिस्क्राइब नहीं कर सकते. इट्स वेरी वास्ट एंड इट्स अम्ब्रेला हैज वेरी वेरी अनबाउंड्री और उसकी कोई लिमिट नहीं है. अंडर द अम्ब्रेला ऑफ साइंस हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी जो है वो अगर हम कैटेगरीज को देखें तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी जो कि सब डिवाइड होंगी. तो हमारे पास जो साइंस है ये एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है जिसको जनरली हम डिस्क्राइब करें तो ये क्या होती है. ये हमारी नेचर के बारे में होती है. हमारी सराउंडिंग के अंदर कौन कौन से फिनोमिनाज अकर हो रहे होते हैं इनको अगर हम ऑब्जर्व करें और फिर उनके बारे में उनकी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए अगर हम उनके बारे में सोचें, उनका एनालिसिस करें और फिर उनके एनालिसिस से हम अपनी एक थ्योरी को डेवलप करें और इस तरह से उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको जस्टिफाई करने की जब कोशिश करेंगे कि जो हम सोच रहे हैं उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं या नहीं आते, तो सारा प्रोसेस जो है वो हमारे पास साइंस के अंदर आ जाएगा. बेसिकली ये हमारे पास जो होती है नेचुरल फिनोमिना की स्टडी होती है. ठीक है. और हमारे पास जो इसके अंदर जो बेसिक हमारे पास पैरामीटर होता है वो ऑब्जर्वेशन होती है. और हमारे पास ऑब्जर्वेशन के अंदर जो बेसिक 5 सेंसेस होती हैं जिसके अंदर हमारे पास टेस्ट करने की है वो सेंस है, स्मेल देखने की, ठीक है, चखने की और छूने की. ये 5 जो सेंसेस होती हैं ये बेसिक पैरामीटर होते हैं किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने का. अगर आपके अंदर कोई भी एक सेंस जो है वो एब्सेंट है तो यू आर नॉट अ गुड ऑब्जर्वर. ठीक है. तो हमारे पास एक गुड ऑब्जर्वर होने के लिए एक अच्छी ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करने के लिए आपके पास पांचों सेंसेस को यूज करना और उनसे फायदा उठाना आना चाहिए. अदरवाइज यू आर नॉट अ गुड ऑब्जर्वर. अगर आप गुड ऑब्जर्वर नहीं हैं, आप बेसिक स्टेप पे ही फेल हो रहे हैं, तो आप जो है वो आगे चल के अपनी जो डिजायर टारगेट्स हैं उनको आप अचीव नहीं कर सकते और आप एक गुड साइंटिस्ट भी. तो हमारे पास बेसिक स्टेप के अंदर जो है वो ज़्यादातर फोकस रखना चाहिए ताकि आपके जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनके अंदर जो फॉल्ट्स आए या जो एरर आए वो मिनिमम हो. ठीक है. तो हमारे पास जो साइंस है is the knowledge gained from using observations and experiments to describe and explain the world around us. Excuse me, ma'am. Yes, sir. I think there is a problem with your mic. अगर आप इसको again जो है लगा सेट कर दें. आवाज़ क्लियर है? आपकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं आ रही. अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आवाज़ आपकी ठीक आ रही है. मैम नगीना ज़रा चेक कर लें आप तक आवाज़ ठीक आ रही है. टीचर्स में से जो भी हमारे साथ मौजूद हैं आप भी ज़रा चेक कर लें कि आवाज़ ठीक आ रही है. हमें रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज़. जो माइक चल रहा. जी जी बताएं. सर मैं बोलती हूँ. नेक्स्ट हमारे पास जो है साइंस को डिस्कस करने के बाद हमारे पास साइंस को आगे लेके चलने का जो पैरामीटर है वो साइंटिफिक मेथड होता है. ठीक है. हम कोई ना कोई मेथोडोलॉजी ज़रूर अपनाते हैं. तो साइंस को डिस्कस करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं. उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर जो है साइंटिफिक मेथड के अंदर हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम होता है उसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है. क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले वो डायग्नोसिस टू द प्रॉब्लम होता है. जब तक हमें अपने प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा तो हम कोई भी इनिशियल स्टेप नहीं ले सकेंगे. तो साइंस के अंदर भी
अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेते हो तो फिर आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास आजकल जो है वो कोविड-19 चला हुआ था, तो जब तक हमें उसका काज ही नहीं पता चल रहा तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो है वो नाकाम हो रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले डायग्नोस करना कि प्रॉब्लम क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। जब आपको प्रॉब्लम मिल जाता है फिर हम उसके ऊपर जो है वो अपना पूरा साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं ताकि हम एक बेस्ट सॉल्यूशन को हासिल कर सकें और जो है उससे फिर हम जो है वो अपनी फर्दर जो है उसको टेस्टिफाई कर सकें और उसको जो है वो एक लॉ की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि हमारे पास जो साइंटिफिक मेथड होता है इसको कोई भी टेस्टिफाई कर सकता है, वो जस्टिफाई कर सकता है कोई भी आम इंसान। अगर वो एप्लीकेबल होता है तो फिर वो जस्टिफाई भी होता है और उसके ट्रू रिजल्ट्स आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है हमने साइंटिफिक मेथड के अंदर ऑब्जर्वेशंस लेनी होती हैं। जब आप ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को देखते हुए तो फिर हम डिवेल्प करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक आइडिया के उसका काज ढूंढते हैं, व्हाई दिस हैपन। ठीक है, जब हम उसका काज सॉर्ट आउट करते हैं तो फिर उसके काज के अकॉर्डिंग हम हाइपोथेसिस डिजाइन करते हैं और फिर उनको टेस्टिफाई करने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो फिर उन एक्सपेरिमेंट्स का हमें कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है और फिर उन रिजल्ट्स का एनालिसिस किया जाता है। उन रिजल्ट से जो हमें डेटा मिलता है उसको एनालिसिस के थ्रू जो है वो स्क्रीन किया जाता है। अगर हमारे पास हमारी हाइपोथेसिस सही है तो हमारे पास ट्रू रिजल्ट्स आएंगे। अदरवाइज हमारी अगर प्रिडिक्शंस या हाइपोथेसिस रॉन्ग है तो फिर हम दोबारा से अपने साइकिल के अंदर आएंगे और दोबारा से एक नई जो है वो हाइपोथेसिस डिजाइन करेंगे और उसको फिर दोबारा से जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू उससे रिजल्ट्स निकालेंगे। तो इस तरह से हम जो है वो एक साइंटिफिक मेथड को जर्नली साइंस में यूज करते हुए अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल के इसके अंदर हमारी 5 सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। यस, दिस इज अ पिक्टोरियल व्यू। आप यहाँ पे आप अपनी ऑब्जर्वेशंस यूज कर सकते हैं कि किस तरह से आपके पास आपको इस डायग्राम में क्या नजर आ रहा है। अगर आप गुड ऑब्जर्वर हैं तो आप इसकी सारी अच्छे से देखेंगे कि आपको क्या क्या नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो हमें टाइम नजर आ रहा है, हमें डेट नजर आ रही है, हमें कुछ पर्सनैलिटीज नजर आ रही हैं, वो क्या कर रहे हैं हमें ये भी दिख रहा है। आपको स्नैक नजर आ रहा होगा, आपको यहाँ पे चॉकलेट्स नजर आ रही है। इस तरह से आप ऑब्जर्व करते हैं अपनी सराउंडिंग्स में। ठीक है, और फिर आप देखते हैं कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई नेचुरल फिनोमिना हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, अगर उसके अंदर कोई डिस्टरबेंस है तो वो क्यों आ रही है, इस तरह से। अगर एक नेचर के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है तो वो प्रोसेस क्यों हो रहा है, उसके रीजन क्या है। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास प्रीवियस पिक्टोरियल व्यू से ही रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि आपने वहां से, अगर आप गुड ऑब्जर्वर हैं तो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा। नाउ, हमारे पास साइंटिस्ट क्या होता है। ठीक है, जब हमारे पास ना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने हिस्ट्री ऑफ साइंस को भी देखा होगा। ठीक है, हमारे पास हिस्ट्री ऑफ साइंस भी उतनी ही ब्रॉडर है जितनी की हिस्ट्री पुरानी है। ठीक है, तो हमारे पास जो हिस्ट्री ऑफ साइंस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होती है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पास इसके बहुत सारे जो है वो पीडीएफ भी हैं, मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। तो हमारे पास साइंस जो है वो प्रेजेंट साइंस जो है या मॉडर्न साइंस जो है ये एंशियंट साइंस का ही आपके पास मॉडर्न व्यू है। तो हमारे पास जो एंशियंट साइंस थी जिसके अंदर स्टोन एजेस से हम स्टार्ट करते थे, हमारे पास स्टोन एजेस आते हैं, उसके बाद हमारे पास उसके अंदर इनोवेशंस आती रही हैं साइंस के अंदर। और फिर हमारे पास जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो इरा था वो ग्रीक इरा था, उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेंशन हुई थी। और ग्रीक इरा के अंदर जो एक चीज थी या हम उसको उसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं वो ये था कि वो जो जिसके अंदर हमारे पास सोक्रेटिस आते हैं, हमारे पास एरिस्टोटल आते हैं, प्लेटो आते हैं। ठीक है, तो
वो ग्रीक इरा में आते थे। तो ग्रीक इरा के अंदर वो सारे फिलोसफर्स होते थे, दे वर नॉट कॉल्ड एज साइंटिस्ट, बिकॉज वो जो थ्योरी पेश करते थे, वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए, किसी नेचुरल फिनोमिना को देखते हुए जो भी थ्योरी पेश करते थे वो उनकी फिलोसफी में आता था। बिकॉज वो उसको जस्टिफाई नहीं करते थे, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड नहीं करते थे, दैट्स व्हाई दे स्टिल नोन एज फिलोसफर्स, नॉट द साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस आ जाता है फिलोसफर्स के अंदर और साइंटिस्ट के अंदर। जब तक आप किसी चीज को या आप नेचुरल फिनोमिना को या किसी भी थ्योरी को जब तक आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाते तब तक आप साइंटिस्ट नहीं कहलाते। तो बेसिकली साइंटिस्ट जो होते हैं ये वो होते हैं हु एक्सपेरिमेंट्स इन ऑर्डर टू लर्न। ठीक है, आप किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दें तो आप साइंटिस्ट कहलाएंगे, अदरवाइज यू आर नॉट ए साइंटिस्ट। ठीक है, हमारे पास जो है डिफरेंट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम देखें एस्ट्रोनॉमर्स, जो ये क्या होते हैं, ये जितने भी आपके पास सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्टार्स, प्लैनेट्स और भी जो भी हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जिसके अंदर आपके पास और भी बहुत सारे जो आ जाते हैं आसमान पे, जितनी भी कहकशां वगैरह वगैरह होती हैं, तो वो उनको स्टडी करने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास बायोकेमिस्ट भी होते हैं। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की स्टडी कर रहे हो तो वो जो साइंटिस्ट होंगे उन्हें हम बायोकेमिस्ट कहेंगे। ये चूंकि हमारे पास ना दो डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन होता है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तो ये हमारे पास ना प्योर साइंसेस के अंदर भी नहीं आता, ये आपके पास अप्लाइड साइंसेस के अंदर आ जाता है। तो हमारे पास बायो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड टर्म है, और केमिस्ट्री से रिलेटेड हमारे पास जितने भी उसके केमिकल रिएक्शंस हैं, कोई भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकता है, उसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके अंदर उनका जो नॉर्मल वे है वो क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर किस वजह से आया है, कौन कौन से केमिकल्स की जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से भी उनके अंदर डिजीजेस काज हो रही हैं, और किन किन की एक्यूमुलेशन की वजह से उनके अंदर डिजीजेस काज हो रही हैं, और किस तरह से मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनके अंदर कैटाबॉलिज्म किस तरह से हो रहा है, उनके अंदर एनाबॉलिज्म किस तरह से हो रहा है, उनका टोटल जो नॉर्मल पाथवे है हर ऑर्गेनिज्म का, जो उसके केमिकल रिएक्शंस की प्रोडक्शंस हैं वो क्या है। ठीक है, तो ये सारा जो डिस्कशन होगी वो एक बायोकेमिस्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज द बोटेनिस्ट। ये आपके पास बोटनी से रिलेटेड जितने भी प्लांट्स वगैरह आते हैं, उन सारे प्लांट्स की जो है वो साइंटिस्ट जो कहलाएंगे वो उन्हें हम बोटेनिस्ट कहेंगे। और ये जो है हमारे पास जो है प्लांट के अंदर भी डिजीजेस होती हैं, उनका भी एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, उनका भी जो है वो एक पूरा प्रोसेस होता है, बिकॉज प्लांट्स भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं, तो इन्हें हम बोटेनिस्ट कहेंगे। हमारे पास केमिस्ट भी होते हैं जो कि आपके पास केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी हैपनिंग्स हो रही हैं आपके पास, आपकी सराउंडिंग जो है वो, बिकॉज हमारे पास जो केमिस्ट्री होती है ये सेंट्रल साइंसेस के अंदर आती है, और केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास इसी तरह ये भी एक बहुत बड़ी टर्म आ जाती है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ केमिस्ट्री हम बहुत सारे डिसिप्लिन्स को जो है वो अटैच कर लेते हैं, और हमारी सराउंडिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बेस कर रही है। अगर हम अपनी डेली रूटीन को भी देखें तो हम सुबह उठते ही केमिकल्स के साथ जो है वो हमारी डीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे पास जो है केमिस्ट जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी डेली बेसिस के ऊपर, आपके किचन से लेके आपके पूरे लाइफस्टाइल के ऊपर जो है वो इसका इम्पैक्ट होता है, बिकॉज केमिस्ट जो है वो सिर्फ लैब वर्क ही नहीं कर रहे होते, बल्कि आपकी देखें हमारे पास जो था ना, जैसे अगर हम स्टोन एजेस को देखें तो स्टोन एजेस के बाद जो है वो हमारे पास मेटल की एज आई थी। ठीक है, स्टोन को मेटल ने रिप्लेस किया था, और अब मेटल अगर हम मॉडर्न एज में देखें तो मेटल को प्लास्टिक ने बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है। अब हमारे पास जो है वो
प्लास्टिक मॉडिफाई फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, और इस तरह से हमारे पास जो है हमारे पास केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट स्टेजेस के अंदर जा रही है, और नैनो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा फास्टली जो है वो इसके अंदर रोल प्ले कर रही है। तो ये सारा जो है वो किसकी वजह से हुआ है? ये केमिस्ट की वजह से ही हुआ है। केमिस्ट के अंदर जो है वो इतना पैशन है कि उसने नेचर को जो है वो थोड़ा सा स्क्वीज करके रख दिया है। वे टू साइंटिस्ट वर्क। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं इकोटॉक्सिकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का आपके इन्वायरमेंट के ऊपर। और हम आपको पता है आपका इन्वायरमेंट दो चीज़ों से बना है, जिसके अंदर बायोटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, और दोनों ही फैक्टर्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ इन दिस प्लेनेट द अर्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास हम कहें कि एबायोटिक फैक्टर्स का हमारी लाइफ के अंदर कोई रोल नहीं है, तो वी आर टोटली रॉन्ग, और विदाउट द एबायोटिक फैक्टर हम एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं। तो हमारे पास डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस का आपके इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, और आप अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से टॉक्सिफाई कर रहे हैं। तो ये सारी जो स्टडी होती है ये इको इको आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड टर्म है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड आपके पास टॉक्सी, और इकोलॉजिस्ट जो है वो आपके पास इन्वायरमेंट की स्टडी करने वालों को कहते हैं। तो इस तरह से इको टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो है वो आपको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं अपनी मेंशंस के थ्रू और अपनी डिस्कवरीज के थ्रू। हमें ना साइंस के अंदर इनोवेशंस करनी चाहिए, लेकिन हमारी इनोवेशंस ना इस तरह की होनी चाहिए जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए। यूं नहीं होना चाहिए कि हम जो है थोड़े से फायदे के लिए अपनी नेक्स्ट जो जनरेशन है या हमारी जो कमिंग ईयर्स हैं उनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़े। तो हमें कोई भी इन्वेंशन जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द जियोलॉजिस्ट, जो कि जो अर्थ से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज होंगी उन केमिस्ट को हम उन साइंटिस्ट को हम जियोलॉजिस्ट बोलेंगे। इसके अंदर आपके पास पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर आ जाएगा कि आपके पास किस तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और उस जमीन के ऊपर कौन कौन से रॉक्स हैं, उनके आपके पास सॉइल किस तरह से है और किस तरह से उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस मौजूद हैं और कौन सी आपके पास नॉर्मल सॉइल है, किस तरह से आपके पास मिनरल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपके पास, एसिडिटी ऑफ सॉइल क्या है, पीएच ऑफ सॉइल क्या है, तो ये जितना भी होगा आपके पास अर्थ से रिलेटेड स्टडी, उसको हमारे जियोलॉजिस्ट स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमें जियोलॉजिस्ट प्रोवाइड करेंगे। और हर साइंटिस्ट अपने ही डिसिप्लिन के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करेगा और उसी के अंदर जो है वो एक्सपर्ट होगा। नेक्स्ट वन इज द फार्माकोलॉजिस्ट। फार्माकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये मेडिसिन और ड्रग्स से रिलेटेड जो है काम करते हैं, और फार्मेसी के अंदर इनका बेसिक रोल होता है। और ये क्या करते हैं, ये किसी भी एबनॉर्मल फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए ड्रग्स की सिंथेसिस करते हैं, और ड्रग की सिंथेसिस जो है वो कोई आसान काम नहीं होता, बल्कि इसके लिए आपको सबसे पहले हमें नॉर्मल ट्रैक पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, तो उसका जो नॉर्मल ट्रैक है, अगर उस नॉर्मल ट्रैक के अंदर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर आ रहा है तो उसकी वजह से कोई डिजीज काज हो रही है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट को अचीव करने के लिए ड्रग डिज़ाइन की जाती हैं। फिर इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, ड्रग्स भी बहुत तरह की डिज़ाइन करवाई जाती हैं, प्रो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, आपके पास सल्फा ड्रग्स होती हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए ड्रग्स होती हैं। फिर वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फार्मेसी में काम कर रहे हैं और आपका जो है वो एरिया कौन सा है, और आपने किस तरह से जो है वो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है।
जोलॉजी से रिलेटेड मतलब एनिमल से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होगी उनके जो स्टडी कहलाएगी वो जोलॉजी होगी, और उसको स्टडी करने के लिए जो साइंटिस्ट होंगे वो जोलॉजिस्ट होंगे। नाउ हमारे पास है कि ये तो साइंस हो गया जो एक्सपेरिमेंटल वर्क के ऊपर बेस करती है। उसके अलावा कुछ आपके पास ऐसी स्टडी भी होती है जो कि साइंटिफिक मेथड को यूज नहीं करती, तो उनको हम बोलेंगे सूडो साइंस। दे मेक क्लेम दैट दे आर नॉट टेस्टेबल। जो आपके पास प्रोसेस टेस्टेबल नहीं है, जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिसको आप एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो आपके पास सूडो साइंसेस के अंदर आता है। नाउ हमारे पास साइंसेस को अगर देखा जाए तो बेसिकली साइंस के जो स्ट्रैंड्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो तीन होती हैं। फर्स्ट वन इज द लाइफ साइंस, सेकेंड वन इज द फिजिकल साइंस, एंड द थर्ड वन इज द अर्थ साइंस, जिसको हम जो है फर्दर क्लासिफाई भी कर सकते हैं, सब क्लासिफाई भी कर सकते हैं। लाइफ साइंसेस के अंदर आपके पास जो बेसिकली आती हैं, जैसे कि आपके पास जोलॉजी, बॉटनी आ जाती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है लाइफ साइंसेस के अंदर आ जाएगी। और ये भी एक बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर आपके पास एक्वेटिक लाइफ भी आ जाएगी, और आपके पास जो लैंड लाइफ है वो भी आ जाएगी। फिजिकल साइंसेस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड टर्म्स आती हैं, और अर्थ साइंसेस के अंदर आपके पास स्पेस साइंसेस आ जाती हैं। फिर इनकी फर्दर सब डिवीजन भी होती है जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा है। लाइफ साइंसेस की भी अपनी क्लासिफिकेशंस होंगी, अपनी ब्रांचेस होंगी। फिजिकल साइंसेस में फिजिक्स की अलग है और केमिस्ट्री की अलग होगी, अर्थ साइंसेस साइंसेस की भी इसी तरह से होंगी। लेकिन फिर भी ये जितनी भी आपके पास ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं, ये फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेट भी करती हैं। नाउ हमारे पास साइंस के बाद जो आता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है साइंटिफिक मेथड होता है, कि आप किस तरह से साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए साइंस को जस्टिफाई कर सकते हो, ये हमने डिस्कस करना है। Scientific method is the only scientific way accepted to back up a theory or idea. आप अपने थ्योरी या अपने उस हाइपोथेसिस को किस तरह से जस्टिफाई करते हो, ये मेथड जो आप यूज करेंगे फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ योर थ्योरी, योर आइडिया, योर हाइपोथेसिस, वो आपके पास साइंटिफिक मेथड कहलाएगा। और इसके अंदर जो है वो आप साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए जो है वो आप कोई नई डिस्कवरी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साइंस के अंदर बहुत सारी इन्वेंशंस, ऐसी इन्वेंशंस हैं जो सडन इन्वेंशंस के अंदर आती हैं, वो बाय चांस इन्वेंशन के अंदर आती हैं। अगर हम ड्रग्स को भी देखें ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर, तो हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो बाय चांस इन्वेंशन से आई हैं, जो ट्रायल बेस्ड मेथड से डिवेल्प हो जाती हैं। जैसे कि इसकी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल पेनिसिलिन की भी आती है, कि फ्लेमिंग उसको नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन बाय चांस सडन इन्वेंशंस हमारे पास बहुत ज्यादा होती हैं साइंस के अंदर। हमारे पास जो फर्स्ट रबर था केमिकल, वो भी बाय चांस इन्वेंशन थी। जो हमारे पास साइंटिस्ट था, जो केमिस्ट था, वो रबर बना नहीं रहा था, वो उससे एक्चुअली बन गया था। साइंटिफिक मेथड के अंदर जो है वो बेसिक स्टेप्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। फिर आप उसकी अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करेंगे, हाइपोथेसिस डिजाइन करेंगे, और फिर आप अपना पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट्स निकालेंगे, आप उससे कंक्लूजन। Observation, you observe something using your senses. What you see make you ask a question or state a problem. ठीक है, ये आप सिर्फ आप अपनी एक सेंस को यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी सारी सेंसेस को यूज करते हुए ऑब्जर्वेशन करेंगे, और फिर उन ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप जो है वो अपना क्वेश्चन या अपने क्वेश्चन से रिलेटेड काजेज और इफेक्ट्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे।
हाइपोथेसिस जो होती हैं प्रिडिक्ट करती हैं व्हाट यू थिंक द आंसर टू द क्वेश्चन माइट बी। आप क्वेश्चन को देखते हुए आप एजम्पशंस जो पेश करते हैं वो आपके पास हाइपोथेसिस होती हैं, और हाइपोथेसिस आपकी जो है वो रॉन्ग भी हो सकती हैं, वो ट्रू भी हो सकती हैं। जो टेस्टिफाई होती हैं, जिसको टेस्ट किया जा सकता है और आफ्टर द टेस्टिंग प्रोसेस वो जस्टिफाई की जाए कि ये ट्रू है या रॉन्ग, उनको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। आपके पास एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आप जो है वो एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप अपने रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम्स होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, आप उस रिजल्ट्स के डाटा को एनालिसिस करते हैं, और फिर उस एनालिसिस के जरिए से जो है वो आप अपने फाइनल की ऑब्जर्वेशंस ठीक है, अदरवाइज आपकी ऑब्जर्वेशंस जो है वो रॉन्ग है। फिर आप अपने दोबारा से प्रीवियस स्टेप के अंदर जाएंगे जहाँ पे आपने हाइपोथेसिस को डिजाइन किया था, दोबारा से आप अपनी हाइपोथेसिस डिजाइन करेंगे और फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट का जो फर्दर प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। Conclusion is you state whether your prediction was confirmed or not and try to explain your results. अगर आपके जो है वो कंक्लूजन के अंदर अगर आपकी जो हाइपोथेसिस थी, आपके जो प्रिडिक्शंस थे वो ट्रू साबित हो जाते हैं, तो फिर आप जस्टिफाई करेंगे कि किस तरह से ये ट्रू है। अगर आपका रिजल्ट्स रॉन्ग आ रहे हैं तो आप उसकी भी जस्टिफिकेशन देंगे और अपने दोबारा प्रोसेस को जो है वो प्रोसीड करवाएंगे। क्योंकि हमारे पास जब ये थ्योरी होती है ना, फिर ये आपका जो रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन है, फिर जो आपकी हाइपोथेसिस है वो थ्योरी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो लॉ प्रिंसिपल के अंदर, और फिर वो लॉ के अंदर जब कन्वर्ट हो जाती है तो फिर ये चैलेंज होता है दूसरे साइंटिस्ट के लिए, और वो उस आपके थ्योरी या लॉ को जो है वो सॉरी आपके थ्योरी या प्रिंसिपल को रॉन्ग करने की भी कोशिश करते हैं। उसको जस्टिफाई करते हुए उसको एक्सपेरिमेंटली तौर पे रॉन्ग प्रूव करने के लिए वो उसको परफॉर्म करते हैं। अगर तो वो रॉन्ग प्रूव नहीं होती तो फिर वो लॉ बन जाती है। ठीक है, ये आपके पास साइंटिफिक मेथड था। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज साइंस। ये हमारे पास सारी डिस्कशन हो चुकी है कि आपके पास नेचुरल प्रोसेसेस की जो स्टडी है उसकी एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन है, वो सारी आपके पास उससे रिलेटेड जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर्स जो होंगे वो सारे के सारे हमारे पास साइंस की टर्म के अंदर आ जाएंगे। ये हमारे पास ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल के साथ है हमारे पास साइंटिफिक मेथड, जिसके अंदर हमने अपनी सेंसेस को यूज किया है। व्हाई डिड द वाटर राइज, देखिए अब आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने अपनी सराउंडिंग से देखी हैं कि व्हाई डिड द वाटर राइज व्हेन द कैंडल वेंट आउट। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है आपके पास कि रिसर्च इज यूजली डन टू हेल्प फाइंड आउट मोर अबाउट द क्वेश्चन रेज। ठीक है, हमारे पास ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका जो है वो किस तरह से आप सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट करेंगे। तो बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन हमने हाइपोथेसिस डिजाइन करनी होती है। ठीक है, जिस तरह की हमारी ऑब्जर्वेशंस होंगी उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने कोई प्रिडिक्शन देनी है। तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस होती हैं ये आपके पास ट्राई करती हैं टू प्रिडिक्ट और डिटरमाइन द आउटकम ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू योर डिजाइंड हाइपोथेसिस होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। ठीक है, जब तक आपके हाइपोथेसिस टेस्टेबल नहीं होंगे तब तक जो है वो आप ऑब्जर्वेशन वाले स्टेप की तरफ दोबारा जाएंगे और एक नई हाइपोथेसिस बनाएंगे, क्योंकि हाइपोथेसिस को टेस्टेबल होना जरूरी है। अगर वो टेस्टेबल नहीं है तो वो आपकी हाइपोथेसिस भी नहीं है, यू आर डूइंग अ रॉन्ग वर्क। ये हमारे पास जो हाइपोथेसिस होती है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट आर यूज टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस। ठीक है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, ये आपके पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है दैट टेस्ट ओनली वन फैक्टर एट अ टाइम। हमारे पास एक फैक्टर को एक टाइम के अंदर डिस्कस किया जाएगा, तो ये कंट्रोल्ड मैनर के अंदर होगा। देखो आपके पास ना टर्म से ही आ रहा है कंट्रोल्ड।
वो कंट्रोल्ड है कि आप एक टाइम में एक पैरामीटर को डिस्कस कर सकते हैं, एक फैक्टर को आप जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके पास कंट्रोल्ड होगा। दूसरा फैक्टर जो आपके पास एक्सपेरिमेंट के अंदर आएगा वो आपके पास वेरिएबल आएगा, जिसके अंदर आप अपने उस फैक्टर को वेरी कर सकते हैं। अ कंट्रोल ग्रुप इज कंपेयर्ड विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। हम हमेशा एक अपने वर्क को जो है वो स्टैंडर्ड वर्क के साथ कंपेयर करते हुए रिजल्ट्स निकालते हैं। जब तक आपको स्टैंडर्डाइजेशन का ही नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू और रॉन्ग। तो हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स से अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट आपके पास स्टैंडर्ड होते हैं। Variables are not changed in the control group. Control groups allow you to see if a change in a variable creates an observed outcome by comparing the control group with the experimental gaps. Variable is a factor that changes in a controlled experiment. Variable can change in the experimental group and serve as the factor tested. ठीक है, ये आपके पास दो तरह के एक्सपेरिमेंट हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट और एक वेरिएबल एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग हाइपोथेसिस। वेरिएबल आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं। ये आपको पता है, एक हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे लिया जाता है जब आप इसको ग्राफ की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, एक आपके पास वाई एक्सिस पे लिया जाता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जनरली हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, और जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो जनरली हम वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो इंडिपेंडेंट हैं ये डिपेंड नहीं कर रहे होंगे आपके पास किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर, ये अपने रिजल्ट्स खुद देंगे। ठीक है, ये किसी दूसरे पैरामीटर के चेंज होने से चेंज नहीं होंगे। वेरिएबल बीइंग चेंज इन द एक्सपेरिमेंट, उसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, जो कि दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा, द वेरिएबल दैट रिस्पॉन्ड्स टू द चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अफेक्ट आएगा, बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिपेंडिंग अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसी को मेजर कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स को चेक कर रहे हैं बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंटेशन है जिसके अंदर कंट्रोल ग्रुप आपको नजर आ रहा है, आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नजर आ रहा है। आप कंट्रोल ग्रुप के जरिए से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के रिजल्ट्स को किस तरह से चेक करेंगे। यहाँ पे आपके पास यूवी लाइट एक्सपोजर दिखाया गया है। ग्रुप जो आपके पास लेबलिंग है 1, 2 और 3। 1 लेबलिंग है कंट्रोल ग्रुप के लिए और 2, 3 लेबलिंग आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हैं। वेरिएबल आर नॉट चेंज इन कंट्रोल ग्रुप, और जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हैं उनके अंदर आप वेरिएबल्स को चेंज करेंगे। फर्स्ट जो आपके पास कंट्रोल ग्रुप है इसके अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट का एक्सपोजर करवाया जाए का एक्सपोजर नहीं है, एब्सेंट है। आपको ये बल्ब है वो कंट्रोल ग्रुप में नजर नहीं आ रहा जो कि यूवी रेडिएशन इमिट कर रहा है। आप अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में देखें कि आपने अपनी वेरिएबल जो लाइट लिया गया है उसका एक्सपोजर करवाया है 15 डेज के लिए, तो आपके पास कौन से रिजल्ट्स आए हैं। जब आप एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट जो है बढ़ा रहे हैं 24 डेज के लिए करवा रहे हैं, तो आप किस तरह के रिजल्ट्स को हासिल करेंगे। तो आप अपने कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को रिलेट करके अपने रिजल्ट्स जस्टिफाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। फोर्थ वन, आपने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया यूवी लाइट के एक्सपोजर के जरिए से अपने रिजल्ट्स जब आप कलेक्ट करेंगे, फिर आप अपने कलेक्टेड डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे और ऑर्गेनाइज्ड डाटा को फिर एनालिसिस के जरिए से एनालाइज किया जाएगा और फिर आप एनालिसिस के थ्रू जो है वो रिजल्ट्स निकालेंगे। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, डाटा इज डिफाइंड एज आपके पास क्या है, ये रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशंस हैं या मेजरमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, डिजिट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ये नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। और ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्वालिटेटिव आपके पास हो सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी मतलब उसकी प्योरिटी लेवल को डिस्कस कर सकता है, और उसकी अमाउंट को जब डिस्कस किया जाएगा तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। ठीक
है। क्वालिटी में डिस्क्रिप्शंस आती हैं और क्वांटिटी के अंदर नंबर डाटा आता है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस होता है, जिस तरह की आपने ऑब्जर्वेशन की हैं उसके अकॉर्डिंग आपने हाइपोथेसिस बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो रिजल्ट्स भी उन्हीं के अकॉर्डिंग आएंगे। और इसके अंदर आप डिफरेंट टूल्स भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर सेंसेस मतलब ऑब्जर्वेशंस भी आपने इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास और अदर फैक्टर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर, आपके ये फिजिकल पैरामीटर्स भी आ जाएंगे, जिसके अंदर टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी स्मेल क्या थी उस एरिया में, तो ये सारे फैक्टर्स आपके आ जाएंगे जिस तरह की आपकी ऑब्जर्वेशन। फिर आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म के अंदर, ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में। इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स और आप क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं उस तरह से। फिर हम कंक्लूजन्स निकालेंगे जो कि हमारी हाइपोथेसिस को जो है वो बताएंगे कि ये वो ट्रू है या वो रॉन्ग है। साइंटिस्ट डिसाइड वेदर द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट सपोर्ट अ हाइपोथेसिस आर नॉट। When the hypothesis is not supported by the test, the scientists must find another explanation for what they have observed. ठीक है, no experiment is a failure. तो हमारे पास कभी भी कोई जो है वो टास्क फ्रूटलेस नहीं होता, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट के जरिए से आपको जो है वो गेन जरूर होगा। आप नेक्स्ट जो है वो उन ऑब्जर्वेशंस को कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट ट्रायल। प्लीज 1 मिनट वेट कीजिएगा, मेरी तरफ अजान हो रही है। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप हमारे पास आता है कम्युनिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स। ये हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं उनको हम किस तरह से पब्लिक फोरम के अंदर कम्युनिकेट करवाएंगे। तो रिजल्ट्स मस्ट बी कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ ए रिटन पेपर और प्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास रिसर्च का ही एक इम्पॉर्टेंट या हमारे पास साइंटिफिक मेथड का ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है।
कि आपको अपनी एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से जो है वो दूसरे साइंटिस्ट को और पब्लिक को जो है वो फेमिलियर करवाना है। आपने कौन कौन सी जो है वो नई एक ऑब्जर्वेशन की है अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से, किस तरह से उनको जस्टिफाई किया है। तो ये आप रिटन फॉर्म के अंदर भी एक ओपन चैलेंज के तौर पे दूसरे साइंटिस्ट को पेश कर सकते हैं कि अगर तो वो चाहे उसको रॉन्ग भी प्रूव कर सकें। ठीक है। Communication helps other scientists performing the same experiments to see if the results of your experiments are the same as their results। ठीक है, मतलब ये एक ओपन चैलेंज है, कोई और भी उसको परफॉर्म कर सकता है। और हम लैब में जो काम कर रहे होते हैं मोस्टली, वो हम दूसरे जिस साइंटिस्ट ने वो फर्स्ट टाइम में परफॉर्म किया होगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो उन्हीं कंडीशंस के अंदर उस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे रिजल्ट्स भी वही आते हैं जो कि डिस्क्राइब किए हुए होते हैं, जो कि रिपोर्ट फॉर्म के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं। तो हमारे पास अगर किसी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट को अगर हम परफॉर्म करते हैं अपनी लैब के अंदर, तो हमें उस रिकमेंडेड उस रिपोर्टेड मेथड के जो कंडीशंस हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, तो हमारे रिजल्ट्स होप सो उस रिपोर्टेड वर्क से रिलेटेड आए। अदरवाइज हम क्लेम नहीं कर सकते कि दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट वर्किंग। जब आपका रिजल्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो जस्टिफाई हो जाएगी आपकी थ्योरी, तो फिर आपका वो जो हाइपोथेसिस है वो थ्योरी में कन्वर्ट हो जाएगा। थ्योरी आर एक्सप्लेनेशंस फॉर सम फिनोमिना बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग। ठीक है, जो कि आपने अपनी कम्युनिकेशन के अंदर आपने रिपोर्टिंग परफॉर्म की है, वो आपको सपोर्ट करेगी। बेस्ड ऑन मैनी एक्सपेरिमेंट्स हम उस तरह से भी रिपोर्टिंग या कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं करेंगे कि आपने एक बार लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वो आप फ्रूटफुल हो गए। बार बार टेस्ट करके रिजल्ट्स अगर सेम आएंगे, तब हम उसको जो है वो रिपोर्टेड फॉर्म के अंदर देंगे। अदरवाइज हम अपने प्रीवियस स्टेप में ही चले जाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स दैट एक्सप्लेन अ थ्योरी मस्ट बी रिपीटेबल। मतलब कि आप उसको बार बार परफॉर्म करें, आपका रिजल्ट वही आए जो कि फर्स्ट टाइम आया है, तो फिर आपने एक गुड जो है वो थ्योरी बना ली है। यू मस्ट बी एबल टू प्रिडिक्ट फ्रॉम ए थ्योरी, और फिर थ्योरी से आप कुछ जो है वो फर्दर थ्योरीज को जनरेट भी करवा सकें, उसी को हम थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द लॉ। Laws are summaries of many experimental results and observations. Laws are not the same as theories because laws tell only what happens, not why it happens. ये हमें cause नहीं बताएगा, ठीक है। ये सिर्फ हमें जो है वो किसी भी हैपनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसके काजेज के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं देगा। वो हमारे पास जो है वो उसको हमने बोलना है ला। और ला जो है ये इसको कभी भी रॉन्ग प्रूव नहीं किया जा सकता। ये उन सारे प्रोसेसेस से होके आ चुका है और फिर कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो ला के अंदर कन्वर्ट हुई है। जो पीछे जितने भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस था और उसके बाद जो है वो आपके पास थ्योरी, फिर प्रिंसिपल और फिर लॉ के अंदर कन्वर्ट हुआ है। अब ये आपके पास लॉ जो है ये कोई भी परफॉर्म करे, आपके पास ये कभी भी रॉन्ग प्रूव नहीं हो सकता। फॉर द सर्टेन ट्रायल बेसिस आपके पास ये लॉ कहलाएगा। हमारे पास प्योर साइंसेस आपके अंदर आपके पास आ जाती हैं, जो कि बेसिक आपके पास साइंस होती है। An attempt to learn more about the world or the counting search for scientific knowledge। ये आपके पास प्योर साइंस होगी जो कि टोटली एक्सपेरिमेंटल वर्क के ऊपर रिलाई करेगी और एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन के ऊपर बेस करेगी। वो आपके पास प्योर साइंसेस के अंदर आ जाएगा। Pure science is done by scientists or people with inquisitive minds.
इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, मतलब इसके अंदर सारा वही आपके पास जो साइंटिफिक मेथड है वही इन्वॉल्व होगा। और इसके अंदर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। आप किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने काम को आसान कर सकते हैं। अगर हम अपनी लैब्स में भी देखें तो हमारे पास पहले ना जो मेथड्स थे, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए जो मैनुअल तरीके थे, उनको जो है वो टोटली टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया है। पहले हम टेम्परेचर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इतनी मुश्किल से लेते थे, थर्मामीटर को यूज करते थे। हमारे पास जनरली 100 डिग्री सेल्सियस वाला थर्मामीटर है या 360 डिग्री सेल्सियस वाला है। अब हम गैलन कैंप यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो जिस तरह साइंस के अंदर इनोवेशंस आ रही है, उसी तरह हमारे पास टेक्नोलॉजी के अंदर भी इनोवेशंस आ रही है, और दोनों को रिलेट करके हम अपने काम को आसान करते जा रहे हैं। तो स्मार्टर वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ साइंस है। जब तक हम साइंस को देखते हैं लिटरेचर की फॉर्म में, सॉरी थ्योरेटिकल फॉर्म में देखते हैं, तब तक हमें उसको कोई भी फायदा नहीं होता। वो सिर्फ आपके पास एक डिस्क्रिप्शन है। जब आप उसको प्रैक्टिकली उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो फिर आप टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हो। आप उसके यूजेस को जब अप्लाई करते हो, आपने कोई थ्योरी दी है, आप उसके अकॉर्डिंग कोई मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो, फिर उसको यूटिलाइज कर रहे हो, तभी हमारे पास वो फ्रूटफुल होती है। क्योंकि साइंस जो है वो जितनी आपके पास एप्लीकेबल होगी, उतना ही हमें उसका फायदा होगा। और हमारे पास साइंस के अंदर बेस्ट इन्वेंशन भी वही होती है जिसकी जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, जिससे हम जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, वो चीज़ हमारे पास उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइंस के अंदर। हमारे पास ना बहुत सारी ऐसी इन्वेंशंस भी हुई हैं साइंस के अंदर, जो कि जिनसे हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम साइंस के अंदर ही देखें, हमारे पास कोई चीज़ अगर हम बना रहे हैं, तो उस चीज़ को बनाने का हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं। हम जिस मेथड को यूज करेंगे, वो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए यूज करेंगे कि हमारे पास इस तरह का मेथड होना चाहिए जिसके रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो, जिसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रोसेस है वो भी शॉर्टर हो ताकि हमारी प्रोडक्ट जल्दी से बन जाए, और जिसको बनाने के लिए जो मैन पावर है वो भी मिनिमम हमें चाहिए हो। हमें इस तरह के केमिकल्स या रॉ मटेरियल्स यूज करने हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, और जिनसे कोई टॉक्सिक रेडिएशंस भी इमिट कम से कम हो रही हो, ताकि हमारी वहाँ जो मैन पावर है, जो हम जहाँ वो वहाँ पे जो वर्कर्स मौजूद हैं, उनको इफेक्ट भी कम से कम हो, ताकि कोई उनके अंदर बीमारी काज ना हो जाए किसी केमिकल की वजह से, किसी एक्सपोजर की वजह से। तो हम अपने रिक्वायरमेंट्स को, अपने टारगेट्स को देखते हुए, अपने कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे होते हैं साइंस के अंदर। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम ना इंसुलिन की बात करें, तो हमारे पास जो है वो इंसुलिन जो है वो बाय इंजेक्शन यूज की जाती है। इससे पहले हमारे पास ना एक इंसुलिन बनाई गई थी, एक इनहेलर बनाया गया था। ठीक है, तो इनहेलर के तौर पे जैसे एस्थमा का इनहेलर होता है, इसी तरह इंसुलिन का भी एक इनहेलर डिजाइन किया गया था। उसकी कस्टमर डिमांड बहुत ज्यादा नहीं थी, लोगों ने उसको इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से उस मार्केट या उस इंडस्ट्री को जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बंद करना पड़ा। तो हमें जो है कोई भी चीज सेंथिसाइज करने के लिए कस्टमर डिमांड्स और अपनी नीड्स को भी देखना पड़ता है, फिर हम कोई भी चीज जो है वो हायर लेवल पे लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि साइंस। ठीक है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज द बेसिकली यूजेस ऑफ दैट साइंस जो कि हम इन्वेंट करने जा रहे हैं। और ये डिजाइन की जाती है टू मीट द नीड्स ऑफ सोसाइटी।
हमारी सोसाइटी क्या डिमांड कर रही है, हम अपनी सोसाइटी को किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। और हमें पता है हमारी सोसाइटी को क्या चाहिए, उनको मिनिमम प्राइस के ऊपर हाई क्वालिटी चाहिए जो अप्रोचेबल हो। हमने कोई चीज़ इस तरह भी नहीं डिज़ाइन करनी कि उसको मैन्युफैक्चर करवाने के लिए इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो और वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट होनी चाहिए ताकि कस्टमर उसको मीट कर सके और अप्रोचेबल होनी चाहिए। ठीक है, और उसके जो शेल्फ लाइफ भी अच्छी हो, उसके साइड इफेक्ट्स भी मिनिमम हो। तो इस तरह से हमने टेक्नोलॉजी को यूज करना है। टेक्नोलॉजी को यूज करवाने के लिए हमारे पास इंजीनियर्स, इन्वेंटर्स एंड द क्रिएटिव पीपल अप्लाई साइंटिफिक नॉलेज टू बिल्ड न्यू थिंग्स आर टूल्स। न्यू टेक्नोलॉजी कैन लीड टू न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज। ठीक है, for example, we could not learn about cells before the invention of the microscope. ठीक है, और माइक्रोस्कोप आपके पास एक टेक्नोलॉजी है, एक इन्वेंशन है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टेम्परेचर इतनी मुश्किल से मेजर करते थे 360 डिग्री सेल्सियस वाला थर्मामीटर यूज करके। बहुत सारे लोगों को 360 डिग्री सेल्सियस वाले थर्मामीटर का शायद पता भी ना हो। तो फिर अब हमारे पास टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट है जिसकी वजह से हम गैलन कैंप के जरिए से आसानी से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास ना टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपर्टीज का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास एक्सपर्टीज नहीं होंगे तब तक हम टेक्नोलॉजी से भी फायदा नहीं उठा सकते। तो हमारे पास एक्सपर्ट्स का भी होना बहुत जरूरी है। तभी हम जो है वो किसी भी साइंटिफिक नॉलेज को एक ट्रू सेंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेट करके अपने रिजल्ट्स को हासिल कर सकते हैं। There are two journal approaches। ये तो हमारे पास जर्नल साइंटिफिक मेथड था जिसके 6 स्टेप्स हमने डिस्कस किए। अब अगर हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करें इस प्रोसीजर को, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को, तो ये हमारे पास दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है इंडक्टिव मेथड और सेकेंड वन इज द डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव रीजनिंग भी बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग भी बोलते हैं। जो इंडक्टिव रीजनिंग होता है ये स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ मूव करता है। ठीक है, और जो डिडक्टिव होता है ये जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करता है। इसको हम आगे फर्दर अपने उन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले इंडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मेथड जो है ये मेथड ऑफ डेवलपमेंट कहलाता है। इंडक्टिव मेथड हमारे पास मेथड ऑफ डेवलपमेंट कहलाता है क्योंकि हम इसके अंदर मूव करते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर टू द जर्नल। एक स्पेसिफिक चीज से हम जब जर्नल चीज की तरफ मूव करेंगे तो ये इंडक्टिव मेथड कहलाएगा, जिसको हम मेथड ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ये हमारे पास कंक्रीट एग्जांपल्स, ये हमारे पास जो है वो एक जर्नलाइजेशन की तरफ लेके आएगा कि स्टूडेंट कोई भी इंसान जो है वो चीजों को किस तरह से जर्नल टर्म के अंदर लेके आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इंडक्टिव के अंदर एग्जांपल में मैं ऐसे कहूँ कि स्पैरो हैज विंग्स एंड इट कैन फ्लाई एंड स्पैरो इज अ बर्ड। तो फिर ये एक स्पेसिफिक टर्म है हमारे पास। इसको देखते हुए अगर हम जर्नल की तरफ जाएं तो हम ये कहेंगे स्पैरो हैज विंग्स एंड स्पैरो इज अ बर्ड। तो फिर हम कहेंगे ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो हमारे पास वो जर्नल की तरफ आ जाएगा। स्पैरो से हम जर्नल बर्ड्स की तरफ आ गए हैं। तो ये हमारे पास जो मेथड कहलाएगा इसको कहेंगे इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग। ये इफ और देन की तरफ मूव करता है। इफ से स्टार्ट होता है और देन की तरफ मूव करता है हमारे पास इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। वेरियस प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे हमारे पास उसी तरह से आएंगे जो कि साइंटिफिक मेथड के अंदर आते हैं। ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास, फिर हमने उन ऑब्जर्वेशन से डिस्क्रिमिनेट करने हैं, अपने एनालिसिस करना है और उनको रिलेट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स के अंदर अगर हम सिमिलैरिटीज को देखेंगे, उनके डिफरेंसेस को नोटिस में लेंगे और अपने ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए, ठीक है, फिर हम उनको क्लासिफाई करेंगे और फिर हम उनसे कुछ जर्नलाइजेशंस निकालेंगे
एक जर्नल टर्म रिलेट करेंगे और फिर उसको जो है वो वेरीफाई कर देंगे, उसको एप्लीकेबल है या वो नहीं है, उसको फिर हम जो है वो जस्टिफाई कर देंगे। इससे हमें बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं कि हम जो है वो एक थिंकिंग विजडम प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप जो है वो एक किसी तरह भी अपनी स्पेसिफिक चीज को जर्नलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ थिंकिंग अवेलेबल होती है। इट मेक्स द थिंग्स इजियर और इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं, और आप जो है ये आपके पास चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर जो है वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करने के काबिल भी होती है। यहाँ पे हमारे पास इसके कुछ डीमेरिट्स हैं कि इंडक्टिव मेथड के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं या उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि इनसफिशिएंट डाटा हमारे पास यहाँ पे मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारे पास कभी कभी जनरलाइजेशन जो है रॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डाटा की वजह से हम गलत ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, और ये हमारे पास जो है ये टीडियस मेथड होता है, जो कि स्लो प्रोसेस होता है और लेंथी होता है। और हमारे पास ये इन केस ऑफ जो है वो कुछ मतलब हमें कोई भी ऑब्जर्वेशंस करने के लिए फ्री ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए। जब तक आप प्रॉपर अपनी 5 सेंसेस को यूज नहीं करेंगे, आप अपनी जो है वो ऑब्जर्वेशन सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। और जो है ये हमारे पास वैसे भी एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो हमारे पास जो है वो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग भी होनी चाहिए। इससे हमें क्या फायदा हो सकता है कि आप जो है डिडक्टिव मेथड के अंदर आपको पता है हम कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, हम जर्नल से स्पेसिफिक टर्म की तरफ मूव करते हैं। जर्नल टर्म्स में हम कहते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ये हमारे पास जर्नल टर्म है। तो हम कहेंगे स्पैरो इज अ बर्ड एंड इट आल्सो हैव विंग्स। तो इस तरह से हमारे पास इफ और देन के दरमियान हमारे पास इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स मूव करते हैं, और इनके जरिए से फिर हम अपनी जो है वो जर्नलाइजेशंस और स्पेसिफिकेशंस को डिजाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है वो एक कंपैरिजन का चार्ट है, जिसके अंदर इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स को कंपेयर किया गया है। डिडक्टिव मेथड इज द जर्नल लॉज आर फर्स्ट स्टेटेड एंड पर्टिकुलर एग्जांपल टू प्रूव देम। जो इंडक्टिव होते हैं ये आपके पास पर्टिकुलर केसेस होते हैं, ये जर्नल की तरफ मूव करते हैं। और जो डिडक्टिव होते हैं डज नॉट लीड टू न्यू नॉलेज। डिडक्टिव के अंदर चूंकि हम मूव कर रहे होते हैं जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ, तो इससे हमें कोई नया नॉलेज नहीं मिल रहा होता। और इंडक्टिव के अंदर हम मूव कर रहे होते हैं स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ। जब हम चीज़ों को जर्नलाइज कर रहे होते हैं तो फिर हम एक नई चीज़ भी हमें हमारे नॉलेज में आ सकती है। डिडक्टिव मेथड मेथड ऑफ वेरिफिकेशन कहलाता है, मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन कहलाता है। जबकि इंडक्टिव मेथड में हमें न्यू नॉलेज मिल रहा होता है, तो इसको हम मेथड ऑफ डिस्कवरी भी कह सकते हैं। डिडक्टिव मेथड जो है वो हमारे पास फास्ट होता है, क्विक होता है, जबकि हमारे पास जो इंडक्टिव मेथड है ये टीडियस मेथड होता है, ये स्लो होता है, लेंथी होता है। ठीक है, ये हमारे पास हमने कौन सा मेथड यूज करना है ये हमारे रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम किस तरह के ऑब्जर्वेशंस करने जा रहे हैं, हम किस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, हम किस तरह की हाइपोथेसिस डिजाइन करने जा रहे हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, हमारे एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। डिडक्टिव इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट एंड इंडक्टिव इज द अपवर्ड मूवमेंट। मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड वो स्पेसिफाई कर रहा है जर्नल से स्पेसिफिक या स्पेसिफिक जर्नल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस है। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्कशन है इन्वायरमेंट के हवाले से। इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारी जितनी भी सराउंडिंग है ये हमारा इन्वायरमेंट कहलाती है। आवर सराउंडिंग मेक्स आवर इन्वायरमेंट, जिसके अंदर हमारे पास लिविंग फैक्टर्स भी आते हैं, जिसके अंदर नॉन लिविंग फैक्टर्स भी आते हैं। लिविंग थिंग्स गेट फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
उनकी जो ज़रूरियात हैं वो भी उन्हें इन्वायरमेंट से ही मिलती हैं, और जितनी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से ज़रूरी है, ये भी हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो जनरली हमारे पास ये दो कंपैरिजन है कि आपके पास एक हेल्दी इन्वायरमेंट दिखाया गया है और उस हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और उन एक्टिविटीज़ के ज़रिए से किस तरह से आपका ये जो हेल्दी इन्वायरमेंट है ये किस तरह से पोल्यूट होता जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हमारा इन्वायरमेंट जो है, हमें जितनी भी डिस्कवरीज साइंस के अंदर करनी चाहिए। ये देखें, अगर हम इधर देखें तो ये कितना एडवांस इरा दिखाया हुआ है, जिसके अंदर कितना रेवोल्यूशन दिखाया गया है। अगर हम इसको देखें, इस इन्वेंशन के थ्रू भी आप किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से पोल्यूट कर सकते हैं, और आप कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। तो हमें हमेशा उस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी चाहिए। आप अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि उससे आपके इन्वायरमेंट को कॉस्ट कम से कम हो। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आपकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जिससे आपका इन्वायरमेंट जो है वो कम से कम पे करे। तो हमारे पास बेसिकली इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो दो हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक के अंदर लिविंग इन्वायरमेंट आता है सारा, जिसके अंदर एनिमल्स, प्लांट्स, फिशेस, इंसेक्ट्स और जितने भी आपके पास लिविंग थिंग्स हैं वो इंक्लूड होंगी उसके अंदर, बायोटिक फैक्टर्स के अंदर। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर नॉन लिविंग पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट आएगा, जिसके अंदर आपके पास एयर है। एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस या इन्वेलप ऑफ गैसेस होता है, और ये गैसेस जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए इनकी एक कंपोजिशन नेचर ने डिसाइड की है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम एयर को डिस्क्राइब करें तो ये इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस है, और एक स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन ऑफ ईच गैस हमारे पास इन्वायरमेंट में मौजूद है। अगर वो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, अगर वो ड्राई एयर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो हमारे पास उससे भी हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो सकता है। तो हमारे पास सॉइल हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट एक एबायोटिक फैक्टर है। वाटर भी हमारे पास एबायोटिक फैक्टर में आता है, और ये एसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल टाइप ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट द अर्थ। हम इस प्लेनेट के ऊपर रह भी इसी वजह से रहे हैं कि ये प्लेनेट जो है ये इसकी जो कंडीशंस हैं वो मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडीशन है फॉर द ह्यूमन बीइंग और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिसकी वजह से हम हमारे पास जो है ये मोस्ट सूटेबल इन्वायरमेंट है यहाँ का। तो अदरवाइज अगर इस तरह की कंडीशंस ये जो हमारे सर्वाइवल के लिए इस प्लेनेट पे मौजूद हैं, किसी और प्लेनेट पे मौजूद होती तो वहाँ पे भी हमारा सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो सकता था। तो हमारे पास कुछ बायोटिक और एबायोटिक को यहाँ पे मेंशन किया गया है। बायोटिक के अंदर देखें हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लोअर ऑर्डर एनिमल्स हैं, हायर ऑर्डर एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, प्रोटिस्टा हैं, और भी बहुत सारे जो है हमारे पास कैटेगरीज मौजूद होंगी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे भी आपके पास बायोटिक फैक्टर्स आ सकते हैं। सिमिलरली सम आर द एबायोटिक फैक्टर्स, जो कि आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी। यहाँ पे आपके पास ये देखें, आपके पास सारी चीजें जिंदा रहने के लिए नॉन लिविंग भी इम्पैक्ट करती हैं, वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स और लाइट इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। ठीक है, और पोल्यूशन और प्लूटेंट्स, बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह से प्लूट हो रहा है ये डिपेंड करता है आपकी पोल्यूशन के ऊपर। आप किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को प्लूट कर रहे हैं, आप कौन कौन सी पोल्यूशन काज कर रहे हैं, और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो दो तरह से प्लूट हो रहा है। फर्स्टली एक नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, और सेकेंडली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। हमारी जो नेचर है वो इतना ज्यादा हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट नहीं कर रही, जबकि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो डे बाय डे हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इस तरह के टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज हो रही हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। अगर हम नेचुरली देखें तो भी हमारा इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं पोल्यूट हो रहा होता है, क्योंकि हमारे पास जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने के फैक्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स।
प्राइमरी प्लूटेंट्स जो हैं वो दो तरह से फिर रिलीज हो सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से और नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से। अब हमारे पास ऐसे कौन से नेचुरल प्रोसेसेस होंगे जो कि पोल्यूशन काज कर सकते हैं, जो कि प्राइमरी प्लूटेंट्स रिलीज कर सकते हैं? उसके अंदर आपके पास वोल्केनिक एरप्शंस आ सकती हैं, जो कि रोज तो नहीं होते ना, कभी कभी होते हैं। तो फिर हमारी जो नेचर है वो इतना ज्यादा हमें जो है वो इफेक्ट नहीं कर रही जितना ह्यूमन एक्टिविटीज कर रही हैं। और इस तरह से जो थंडरिंग होती है उसकी वजह से भी आपके पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स काज हो सकते हैं। फॉरेस्ट फायर की वजह से भी हो सकती हैं, ठीक है। जो ग्लेशियर होते हैं उनकी वजह से भी हो सकती है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि थंडरिंग होती है, वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं, यहाँ पे कुछ ना आपके पास नाइट्रोजन के, सल्फर के ऑक्साइड्स जनरेट हो रहे होते हैं, कुछ गैसेस इवॉल्व हो रही होती हैं, जिसकी वजह से आपके पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जनरेट हो रहे होते हैं। और फिर वो आपके जब एनवायरनमेंट में एक बार एंटर हो जाते हैं, फिर एक पूरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है और उस तरह से आप जो है वो हमारे पास जो है वो पोल्यूशन काज होती रहती है। तो प्लूटेंट एक्चुअली होते क्या है, ये अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे एक हेल्दी इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको प्लूट कर सकते हैं। और हमारी हमारी जो एटमॉस्फेयर होते हैं उसको अनफिट फॉर सर्वाइवल कर सकते हैं। तो हमारे पास वो सारे अनवांटेड पार्टिकल्स जो हैं वो प्लूटेंट्स के अंदर आएंगे। ये डिफरेंट टर्म्स के अंदर हो सकते हैं। तो अगर हम प्लूटेंट्स की टाइप्स को डिस्क्राइब करें तो ये दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी प्लूटेंट्स एंड द सेकेंडरी प्लूटेंट्स। प्राइमरी प्लूटेंट्स जो होते हैं ये डायरेक्ट आपके पास इन्वायरमेंट में आ रहे होते हैं। अब प्राइमरी प्लूटेंट्स के रिएक्शंस जब इन्वायरमेंट में आने के बाद फर्दर हो रहे होते हैं तो वो आपके पास सेकेंडरी प्लूटेंट्स काज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी प्लूटेंट्स में देखें, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं इनटू द लोअर एटमॉस्फेयर। फिर हमारे पास एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो भी होती हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है। तो अगर हम लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखें प्राइमरी प्लूटेंट्स का, किस तरह से होता है, ये हमारे पास कार्बन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, ये हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, ये हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, ये अगर हमारे पास थोड़ी सी अगर देखें तो जैसे कि मीथेन गैस हो सकती है जो कि कंबस्टन प्रोसेस के दौरान जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है। तो बेसिकली हमारे पास जो मेजर होते हैं वो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्लूटेंट्स बोलते हैं। जब ये ऑक्साइड हवा के अंदर आ जाते हैं तो फिर ये ऑक्सीडाइज होके अपने डाइट्राइऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ये देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कार्बन का ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जब ये एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर दोबारा से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन ट्राइऑक्साइड में जब ये कन्वर्ट हो जाता है, ये प्राइमरी प्लूटेंट के रिएक्शंस हो रहे हैं। और जैसे ही ये प्राइमरी प्लूटेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, ये हवा के अंदर मौजूद रहेगा, आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद रहेगा। जैसे ही इसका जो है इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर, इसका जब पानी के साथ रिएक्शन होएगा तो ये जो कार्बन ट्राइऑक्साइड है, या आपके पास अगर इससे किसी पोल्यूटेंट का ही रिएक्शन देखा जाए वाटर के साथ, तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है ये कार्बोनिक एसिड में H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कार्बोनिक एसिड जो होगा ये आपके पास सेकेंडरी प्लूटेंट में आ जाएगा। इस तरह से आपके पास प्राइमरी प्लूटेंट सेकेंडरी प्लूटेंट्स काज करवाएंगे, और ये जो सेकेंडरी प्लूटेंट काज हुआ है इट्स वेरी टॉक्सिक, बिकॉज ये एक एसिड, ये आपके पास जो है वो एसिड प्रोड्यूस हो गया है जो कि आपके इन्वायरमेंट के लिए जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन आएगा। अब ये एसिड रेन की फॉर्म में आपके पास बारिश होएगी। ये तो हमारे पास कार्बन का था। अगर इसी तरह अगर हम सल्फर का ऑक्साइड देखते हैं, आपके पास ये जो है सल्फर का ऑक्साइड प्राइमरी प्लूटेंट की फॉर्म में आता है एटमॉस्फेयर में। जब ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में। फर्दर जब ये ऑक्सीडाइज होता है
तो ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, SO3 के अंदर। जब ये कन्वर्ट हो जाता है, ये आपके एटमॉस्फेयर में ही रहती हैं, ठीक है। जैसे ही बारिश होती है, ये वाटर रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब इसका रेन वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ये प्राइमरी प्लूटेंट कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी प्लूटेंट में। और जब ये सेकेंडरी प्लूटेंट में कन्वर्ट होता है तो ये एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी प्लूटेंट्स के रिएक्शंस होते हैं, सेकेंडरी प्लूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये सेकेंडरी प्लूटेंट्स आपके पास फॉर्म ऑफ एसिड रेन आ रहे होते हैं, जो कि आपके एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इन एसिड्स की वजह से हमारे पास जो है आपका एनवायरनमेंट पूरी तरह अफेक्ट होता है। और इसके अलावा हमारे पास जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पैन भी होता है, पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से आपके पास नाइट्रिक एसिड भी प्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ आपके पास सारा प्रोसेस है कि किस तरह से आप प्राइमरी प्लूटेंट्स जनरेट करते हैं, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से किस तरह के प्राइमरी प्लूटेंट्स काज हो रहे हैं, और उन प्राइमरी प्लूटेंट्स के फर्दर रिएक्शन से किस तरह से सेकेंडरी प्लूटेंट्स काज हो रहे हैं। ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज ही है जो कि प्राइमरी प्लूटेंट्स को जनरेट करवा रही हैं। ये देखिए, आपको ये वोल्केनो दिखाया हुआ है ना, जिसमें नेचुरल प्रोसेस के साथ भी ये प्राइमरी प्लूटेंट्स आ रहे हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर से भी आ सकते हैं, बाजू का ना नेचुरल फॉरेस्ट फायर भी हो जाता है। तो आपके पास ये जो जनरली प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, इसमें ऑक्साइड्स होते हैं, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के हैं। मोनो भी हो सकते हैं, डाई ऑक्साइड भी हो सकते हैं, और ट्राई ऑक्साइड भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्राइऑक्साइड ऑफ सल्फर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के अंदर आता है। इस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के अंदर पैन भी आता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो कि PAN के फॉर्म में भी आपके पास मौजूद होता है, वो आपके पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के अंदर ही आता है। अब हमारे पास पोल्यूटेंट्स है। अब हम पोल्यूशन की टाइप्स पढ़ते हैं। पोल्यूटेंट की टाइप्स आपके पास दो थी, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो हमारे पास जो पोल्यूशन है वो आपके पास एयर पोल्यूशन भी हो सकती है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन एंड द रेडिएशन, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज होंगे इनके, और इनके डिफरेंट इफेक्ट्स होंगे, डिफरेंट काजेज होंगे। फर्स्टली एयर पोल्यूशन। इसके अंदर हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, जो आपके पास एक ड्राई कंपोजिशन ऑफ एयर है, जो नॉर्मल कंपोजिशन है, जिसके अंदर हमारे पास 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.02% उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। सिमिलरली 0.09% जो है वो ऑर्गन है, कुछ वाटर वेपर्स हैं। ये आपके पास नॉर्मल कंपोजिशन, ड्राई एयर कंपोजिशन होती है। अब इसके अंदर जब एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी, आपकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, डिफरेंट गैसेस की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, तो आपके पास पोल्यूशन काज हो जाएगी। और उस पोल्यूशन को हमने क्या कहना है, एयर पोल्यूशन। इस हमारा इन्वायरमेंट जो है वो फ्लूट हो रहा है कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स की वजह से, और वो टॉक्सिक मटेरियल जो है उनका कोई ना कोई सोर्स होगा। और वहाँ पे हमारे पास ट्रैफिक पोल्यूशन की वजह से, ट्रैफिक की वजह से कुछ पोल्यूशन हमारी एटमॉस्फेयर में आ रही है। एक्चुअली वहाँ पे जो बर्निंग हो रही है, जो आपके पास फ्यूल बर्निंग हो रही है, उसकी वजह से जो सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, या आपके पास लेड के ऑक्साइड्स हैं, वो आपके पास पोल्यूशन काज कर सकती है, ठीक है। एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे हमने जो है वो लेड को यूज किया हुआ होता है, तो फिर उस एंटी नॉकिंग तो हो रही है, लेकिन उससे उसके साथ साथ आपको नुकसान भी हो रहा है कि आपका इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, लेड के ऑक्साइड जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपके इन्वायरमेंट को पे करना पड़ रहा है। और स्मोक जो है, इस धुएं की वजह से भी आपकी एयर जो है वो पोल्यूट हो जाती है। इंडस्ट्रियल स्मोक है,
रोड डस्ट है और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हैं, इनकी वजह से आपकी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज हो रही है, जो कि एयर पोल्यूशन की फॉर्म में है। इसलिए ना एयर पोल्यूशन को हमें मिनिमाइज करने के लिए अब ना हमारे पास ग्रीन सिंथेसिस का बहुत ज्यादा जो है वो फैक्टर है कि ग्रीन सिंथेसिस की तरफ बहुत ज्यादा इनोवेशंस हो रही हैं और बहुत ज्यादा इन्वेंशंस की जा रही हैं। ग्रीन सिंथेसिस को इस्तेमाल किया जा रहा है बिकॉज ये हमारे पास इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है। तो हमें ना सड़कों के किनारों पे जो है वो यूकलिप्टस सफेदे के दरख्त लगाने चाहिए, क्योंकि ये ना एयर प्योरीफायर होता है। ये लेड के ऑक्साइड के साथ जो है वो उसको मिनिमाइज करने की जो है वो इफेक्टिव होता है। तो हमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ग्रीन सिंथेसिस की तरफ जो है वो फोकस करना चाहिए, ताकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो टॉक्सिक लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसको मिनिमाइज किया जा सके, उसको कम किया जा सके। अब हमारे पास ये एयर पोल्यूशन के काजेज इफेक्ट्स और उसका सोल्यूशन है। ये स्लाइड सबको नजर आ रही होगी। तो काजेज हमने कुछ डिस्कस भी किए हैं यहाँ पे, और काजेज भी मेंशन किए गए हैं कि आपके पास डस्ट है, आपके पास एनिमल्स भी हैं एयर पोल्यूशन का बाइस, आपके पास रेडियो एक्टिव डिके है, वाइल्ड फायर है, वेजिटेशन है, वोल्केनोज हैं, एयरक्राफ्ट हैं, व्हीकल्स हैं, मेरीन वेसल्स हैं, जो कि आपके पास जैसे कि वहाँ पे भी आपको जो है वो आपको चलाने के लिए कुछ फ्यूल वगैरह चाहिए होते हैं, जिसके जैसे वहाँ पे आपके पास स्मोक वगैरह जनरेट हो सकता है। आपके पास इंडस्ट्रियल स्टेट वाला एरिया जो है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्मोक जनरेट हो सकती है, जिसके जैसे इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा। माइनिंग प्रोसेसेस हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, मेटलर्जी के प्रोसेसेस के दौरान भी हमारे पास जो है वो एयर पोल्यूशन काज हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास कुछ इफेक्ट्स हैं कि आपके पास एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स में क्या हो सकता है कि मोर्टेलिटी हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस काज हो सकती है, जिसके अंदर लंग डिजीजेस हैं, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस हैं, कैंसर डिजीज है। इसके अलावा एसिड रेन काज हो सकती है, बिकॉज मैंने एसिड रेन का सारा प्रोसेस भी बताया कि आपके पास जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हवा में जाएंगे तो वो हवा में आपके एटमॉस्फेयर में रहेंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, वाटर से रिएक्ट करके एसिड की फॉर्म में ये रेन होगी, और इस रेन को एसिड रेन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी जो आपके पास है वो ग्लोबल वार्मिंग है, कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन की बढ़ जाने की वजह से आपका एनवायरनमेंट किस तरह से बैडली ड्रास्टिक इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर। आपके पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस की एक्यूमुलेशन की वजह से हो जाएगी, और की वजह से फिर फर्दर जाके हमारे पास ओजोन डिप्लीशन की तरफ हम चले जाएंगे। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो है वो किस तरह से हो रही है, ये इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से ही होती है। और इसको जो ऑब्जर्व किया गया है ओजोन होल को, वो अंटार्कटिक और अंटार्कटिका के रीजन्स के अंदर जो है वो स्प्रिंग सीजन के अंदर जो है वो ज्यादातर ये जो है वो ओजोन लेयर के ऊपर रिएक्शंस होते थे, और वहाँ पे ये जो है स्प्रिंग सीजन के अंदर ज्यादा जो है वो डिप्लीट हुई थी। अब जो है वो ओजोन होल जो है वो रिपेयर करवाया गया है कुछ प्रोसेस के जरिए से। तो ओजोन होल जो था वो आपके पास एक इन्वायरमेंटल एयर पोल्यूशन की वजह से ही था, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रिएक्शंस होते थे जिसकी ओजोन के साथ, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर थी वो ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती थी, मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती थी। वो सारे हमारे पास रिएक्शंस हैं कि किस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एक इन्वायरमेंटल या एयर पोल्यूटेंट के तौर पे मौजूद हैं आपके इन्वायरमेंट में, आपके एटमॉस्फेयर में, वो किस तरह से ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकते हैं। और इस सब का हमारे पास इकोनॉमिकली भी इफेक्ट होता है, क्योंकि जब हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो हमें इकोनॉमिकली भी जो है वो इफेक्ट होगा। सोल्यूशंस में हमारे पास है कि बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि हम इस तरह के एक्सपोजर कम से कम करें, जिनकी वजह से कुछ केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। हमें अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए, और एनर्जी कंजम्पशन बिहेवियर को रिड्यूस करना चाहिए। और ये सब आपके पास जो है हमें बायोडिग्रेडेबल चीजें यूज करनी चाहिए, ताकि हमारे पास जो है pollution कम से कम काज हो।
सेकेंड वन इज द वाटर पोल्यूशन, जिसके अंदर हमारे पास सीवेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होती है। जो हमारे पास नेचुरल रिजर्वायर हैं, जो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो प्लूट हो जाते हैं। और हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो है वो जिस इरा के अंदर अब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल इरा है। हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। प्लांट्स को सॉरी हमारे पास रिप्लेस किया जा रहा है स्टेट के जरिए से। और इस तरह से हमारे पास जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स होती हैं, या आपके पास जो ये वाले एरियाज होते हैं, इससे सिर्फ एक तरह की पोल्यूशन काज नहीं होती। इससे हमारे पास वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, मेरीन वाटर पोल्यूशन, बहुत सारी टाइप की पोल्यूशन जो है वो काज होती है, क्योंकि ये एक हमारे पास सारा प्रोसेस साइक्लिक फॉर्म के अंदर होता है। जब आपके पास एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, फिर वो पूरा साइकिल जो है वो प्रोसीड करता है, और उससे पूरी उस चेन को जो उसके अंदर आते हैं सब पे इफेक्ट होता है। तो हमें जो है वो फिर जो वेस्ट होता है, जब ये रिवर्स, कैनाल, स्ट्रीम्स, ओशंस, या आपके पास जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर जाता है, तो फिर ये जो है वहाँ पे रहने वाली जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है उनको भी डिस्टर्ब करता है। उसके अलावा ये सीप आउट हो जाता है। तो फिर ये जो है हमारे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें भी एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारी जो वाटर क्वालिटी है उसको भी अपने इम्पैक्ट आता है। और हेल्थ साइंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो मुल्तान के अंदर अगर देखा जाए तो उसके वाटर क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मुल्तान का पानी है उसके अंदर पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की स्ट्रेंथ मौजूद है। 65% आर्सेनिक जो है वो पानी में इन है। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा और आर्सेनिक इज अ हैवी मेटल, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्वेट किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब ये एक्यूमुलेट हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर, तो फिर सॉफ्ट ऑर्गन्स बैडली अफेक्ट होंगे, जिसमें आपके पास किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फिर जो है वो हमारी जो क्वालिटी है और जो लाइफ स्पैन है वो भी रिड्यूस हो सकता है ड्यू टू सर्टेन टाइप ऑफ पोल्यूशन। ये एक दूसरे को रिलेट करती हैं पोल्यूशन। ये हमारे पास काजेज, इफेक्ट्स और कुछ सॉल्यूशंस हैं। ये काजेज क्या है कि वाटर पोल्यूशन काज होती है नेचुरल फिनोमिना की वजह से भी, जैसे कि फ्लडिंग वगैरह हो जाती है, फ्लड्स आते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो सॉइल जो है वो उसकी अपर लेयर जो है वो खराब हो जाती है। हमारे पास इरिगेशन वाले एरियाज जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वाटर पोल्यूशन काज बाय ह्यूमन बिहेवियर। हमारे पास ना पोल्यूशन के दो ही बेसिक सोर्स है, एक नेचुरल सोर्स है और एक ह्यूमन एक्टिविटी। क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा अफेक्ट करती हैं तो हम उन्हीं से ज्यादा वो करते हैं। और सीवेज सिस्टम है हमारे पास। अभी भी हमारे पास बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि जहाँ पे प्रॉपर सीवेज सिस्टम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन मौजूद है। हमारे पास सिर्फ ये लोअर एरियाज के अंदर ही सीवेज सिस्टम अफेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे पास ना बड़े एरियाज जैसे कि हमारे पास बिग सिटीज हैं उनके अंदर भी प्रॉपर सीवेज सिस्टम कहीं कहीं पे मौजूद है, या फिर वो पूरी तरह से जो है वो प्रॉपर नहीं है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके इन्वायरमेंट पे, और पोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। क्योंकि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज होती है ना, इनके वेस्ट जो होते हैं ये कोई सिंपल वेस्ट नहीं होते, बहुत ही टॉक्सिक किस्म के होते हैं। बिकॉज हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं इनके अंदर केमिकल्स यूज हो रहे होते हैं। हमारे पास हम यूँ नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसके अंदर कोई एक केमिकल रिलीज नहीं होता होगा। सारी इंडस्ट्रीज के अंदर कोई ना कोई केमिकल जरूर यूज होता है, और उनके जो एफ्लुएंट्स होते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उनके अंदर जो है वो केमिकल्स का जो लेवल होता है वो जरूर मौजूद होता है, और उनका वेस्ट जो है वो बैडली आपके इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है।
और फिर उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको एज इट इज जब वेस्ट कर दिया जाता है तो हमारे पास जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो उनके वेस्ट को डायरेक्ट रिलीज नहीं करना चाहिए, उसके उनके वेस्ट के लेवल को मिनिमाइज करना चाहिए, उनके टॉक्सिक लेवल को रिड्यूस करके उसको नलीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर उसको रिलीज करना चाहिए, ताकि ये जिस वाटर बॉडी के अंदर आप उस एफ्लुएंट को रिलीज कर रहे हैं वहां पे जाके ज्यादा से कम इफेक्ट हो, क्योंकि वहां पे हमारे पास पूरा एक एक्वेटिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, पूरी एक्वेटिक लाइफ होती है जो कि डिस्टर्ब हो जाती है। और उस एक्वेटिक लाइफ के डिस्टर्ब होने के साथ साथ दूसरी जो टेरेस्ट्रियल लाइफ होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें किसी इंडस्ट्री के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टैनिंग इंडस्ट्री के अंदर देखें तो टैनिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है वो क्रोमियम लेड वगैरह के जो हैवी मेटल्स हैं वो रिलीज होती हैं। तो ये जो किसी भी वाटर बॉडी के अंदर या ओपन एरियाज में रिलीज होंगी तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल फिशरीज इन्वॉल्व होती हैं, उनसे अफेक्ट होता है। तो जब उन फिशेज को कोई ह्यूमन बीइंग यूज करेगा तो वो अल्टीमेटली उसके अंदर जाएंगी और वहाँ पे जाके हैवी मेटल की एक्यूमुलेशन की वजह से वो एक ह्यूमन को अफेक्ट करेंगे। इस तरह हमारे पास प्रॉपर एक जो है वो एक चीज दूसरी चीज के साथ किस तरह से अफेक्ट हो सकती है। हाँ जी, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो वाटर पोल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपनी जो लैंड है उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए किसी भी फर्टिलाइजर का, किसी भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें रिक्वायरमेंट्स से ज़्यादा पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर को यूज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज आपके प्लांट को, आपकी क्रॉप को जितनी जरूरत है वो उतनी ही एब्जॉर्ब करके बाकी जो एक्यूमुलेटेड फॉर्म के अंदर जो सरप्लस अमाउंट है वो क्या हो जाएगी। कुछ हमारे पास जो फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से वो वोलाटाइल फॉर्म के अंदर होते हैं और वो इवेपोरेट हो जाते हैं। जब वो इवेपोरेट हो जाते हैं तो वो अल्टीमेटली आपके एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जिससे कि आपके पास एयर पोल्यूशन काज हो सकती है। कुछ आपके पास ऐसे फर्टिलाइजर्स है जिससे कि जो कि ग्रेनुलीज की फॉर्म में होती हैं, जैसे कि जब आप अपने किसी भी क्रॉप वाले एरिया में फील्ड के अंदर जब आप खाद डालते हैं तो फिर साथ में पानी जो है वो अप्लाई किया जाता है, तो जिसकी वजह से वो एक्सक्लूशन के फॉर्म में आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही होती है। तो वो जो है कुछ पानी के साथ जो है वो सीप आउट हो जाती है आपकी जो टेबल आपके पास जो वाटर टेबल है उसके अंदर चली जाती है, आपके पास जो वाटर रिसोर्सेज है उसके अंदर जाके इन्वॉल्व हो जाती है या वो बह जाती है, क्योंकि हमारे पास जो पानी का इरिगेशन का जो सिस्टम है वो ज्यादातर इसी तरह से होता है ना कि फ्लडिंग की फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक प्रेशर के साथ पानी आ रहा होता है और वो साथ में अपने कुछ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को भी लेके जा रहा होता है। तो हमें रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए यूज करना चाहिए। अदर उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हमें इन फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पोल्यूशन काज होती है। ये इसके इफेक्ट्स हैं कि प्लांट्स को भी इनका इफेक्ट होता है और एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स को भी इनका इफेक्ट होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस काज होती हैं। यूट्रोफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि वाटर पोल्यूशन के अंदर यूट्रोफिकेशन क्या होती है कि पानी की सरफेस के ऊपर एल्जी ग्रो कर जाती है, जिसको हम काई बोलते हैं। जब वो ग्रो कर जाती है तो फिर जो सन रेज है, ठीक है ना, पानी के अंदर भी एक पूरी लाइफ एग्जिस्ट करती है। जब सन रेज जो है वो पानी की अपर लेयर से नीचे ही नहीं जाएंगी तो वहां पे जो पानी के अंदर जो प्लांट्स मौजूद हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें सन रेज नहीं मिल रही, क्योंकि पानी की अपर लेयर के ऊपर एल्जी ग्रो कर गई है, काई मौजूद है। तो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो आपके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाएगी। जब ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाएगी तो फिर वहाँ पे मौजूद जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सांस लेने में मुश्किल होगी और फिर वो क्या करेंगे, वहाँ पे पानी में मौजूद ऑक्सीजन यूज होगी और फिर वहाँ पे क्या होगा, प्लांट की जो है वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे और
तरह से पानी की ऑक्सीजन भी यूज हो जाएगी, तो फिर हमारे पास पूरा एक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और अल्टीमेटली वहाँ पे जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होगी वो यूट्रोफिकेशन फिनोमिना की वजह से जो है वो मर जाएगी। तो हमारे पास जो है वाटर पोल्यूशन बैडली यहाँ पे अफेक्ट होगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ होल इकोसिस्टम, आपका पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा इसके वजह से। तो इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं, हमें रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये मतलब जो इसके काजेज हैं उनके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमें जो है लैंड पोल्यूशन जो है वो हमारे पास इसके अंदर भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हमारा डोमेस्टिक ट्रैश इन्वॉल्व होगा लैंड पोल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है, लैंड सॉइल है, वो अफेक्ट हो सकती है। और लैंड पोल्यूशन के जो काजेज हैं वो एग्रीकल्चरल वेस्ट भी हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स हो सकती हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो सकता है। डिफोरेस्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या हो सकता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज जो है या जंगल जो है जब आप करवाएंगे तो आपका पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। उसके जो इफेक्ट्स हैं उन्हीं में से एक इफेक्ट जो है वो आपके पास लैंड पोल्यूशन है, क्योंकि आपकी लैंड जो है वो बैरन हो सकती है, क्योंकि आपके पास जो प्लांट्स होती हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो जमीन को जब जमीन में एंकर रहते हैं तो वो जमीन को जो है वो जोड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कल्टीवेटेड एरिया है वो भी सही रहता है। जब आपके पास प्लांट्स दरख्त नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो फिर जमीन को जोड़ के नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से जमीन जो है वो बैरन भी हो सकती है और वो सहरा के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। तो हमारे पास डिफोरेस्टेशन जो है वो लैंड पोल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, और फ्लडिंग भी यहाँ पे हो सकती है लैंड पोल्यूशन की वजह से। न्यूक्लियर वेस्ट आपके पास हो सकता है, केमिकल वेस्ट जो है वो लैंड पोल्यूशन का बाइस बन सकता है। और जो ये जो डिफोरेस्टेशन की वजह से जो हो एक रीजन है डिफोरेस्टेशन का, वो कंस्ट्रक्शन है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन हो रही है आपके पास। और इसके इफेक्ट्स में क्या है कि आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे पास क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो आपके पास लैंड पोल्यूशन की वजह से ही आ रही है। और हम इतनी पोल्यूशन काज कर रहे हैं कि जो हमारे पास सीजन है, जो आपके पास मौसम है, ये अपनी एक्सट्रीम्स पे जा रहे हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर बहुत मतलब इससे शदीद सर्दियाँ आती हैं, जब गर्मियाँ आती हैं तो फिर वो भी शदीद गर्मियाँ आती हैं। तो मौसम अपनी एक्सट्रीम्स के ऊपर जा रहे हैं ड्यू टू पोल्यूशन, और ये सारा जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। इफेक्ट ऑफ टूरिज्म, ठीक है, हमारे पास टूरिज्म का बहुत अच्छा सोर्स है हमारे नॉर्दर्न एरियाज। जब हमारे पास टूरिज्म का जो सीजन होता है उस दौरान भी हमारे पास जो है वो लैंड पोल्यूशन का रेट भी बढ़ जाता है। अभी जो है वो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर ईद के दरमियान वाले दिनों में जो पोल्यूशन थी, लैंड पोल्यूशन, आई थिंक 2 बिलियन टन जो था वो पोल्यूशन या वेस्ट मटेरियल वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था। तो ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर नेचर जो है वो ह्यूमन नेचर जो है वो पोल्यूशन की तरफ किस तरह से इफेक्ट इन्वॉल्व होती है, तो उसके अंदर एक इफेक्ट ऑफ टूरिज्म भी आता है। हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं कि रिड्यूस द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और इन सब का जो हमारे पास एट द एंड हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम ओवरऑल पोल्यूशन को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी हम एक पूरी स्ट्रेटेजी को देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आते हैं। डिग्रेडेबल का मतलब होता है जो कि डिकम्पोज किए जा सके, जिनको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सके।
बायोडिग्रेडेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए से जिन मटेरियल्स को डिग्रेड किया जा सकता है उन मटेरियल्स को हम बायोडिग्रेडेबल कहेंगे, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो कि सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मजीद सिंप्लीफाई नहीं किए जा सकेंगे, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होंगे। जैसे कि अगर हम देखें नॉन बायोडिग्रेडेबल को, तो उसके अंदर प्लास्टिक्स आ जाते हैं, आपके पास पॉलीमर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास पोल्यूशन ही है, इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन है, आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी सिंपल या उसके लेस टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर। अगर आप उसको बर्न भी करते हैं तो फिर आप एक ऑर्गेनिक मटेरियल को जब बर्न करते हैं तो फिर आपके पास कितना उससे आपके पास जो है स्मोक भी जनरेट होगा, आपके पास जो उससे केमिकल रिलीज हो रहे हैं वो भी है, और इसके अलावा जो मटेरियल प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ उसकी ऐश तो नहीं होगी, तो वो भी आपके पास लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन का बायस बन सकती है। तो हमारे पास जो मटेरियल्स हैं, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, ये आपके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो सकते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन काज कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज को बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज के साथ रिप्लेस किया जाए, ग्रीन केमिस्ट्री को यूज किया जाए, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी इन्वायरमेंट की तरफ आ जाए। क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी होगा तो फिर सर्वाइवल भी आसान होगा और लाइफ स्पैन भी इंक्रीज कर सकता है। अब हम अगर ओवरऑल पोल्यूशन को रिड्यूस करने की तरफ देखें तो हम एक स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलेंगे 3R स्ट्रेटेजी, ठीक है। 3R स्ट्रेटेजी 3R स्ट्रेटेजी जो है ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी होगी, जिसके अंदर हम 3R को स्पेसिफाई करेंगे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक स्ट्रेटेजी है जो कि हमारे पास पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकती है। हम किसी भी चीज को अपने इन्वायरमेंट से या किसी भी चीज को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, हम इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, हम इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और वो किस तरह से कर सकते हैं, 3R स्ट्रेटेजी को एक अच्छी तरीके से यूज करते हुए फर्स्टली हम रिड्यूस करें उन तमाम एक्टिविटीज को, उन तमाम प्रोसेसेस को जिनकी वजह से टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। तो मिनिमाइज करना है जनरेशन ऑफ वेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस बाय रिपेयरिंग एंड रिकंडीशनिंग होल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम अननेसेसरी चीज़ों को यूज़ ना करें, हम जो है वो पर्सनल जो ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ नहीं करें, तो हम डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हुए पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डायरेक्ट पोल्यूट हो रहा है। सेकेंडली अगर हम अपने प्रोसेसेस को देखें तो रीयूज का प्रोसेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस तरह से चीज़ों को सिंथेसाइज करें जो रीयूजेबल हों, ताकि जब आप किसी भी एक चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे तो उसकी आपके पास प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है, उसको मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो भी बार बार नहीं होगा। तो किसी प्रोडक्ट को रीयूज जब करेंगे तो आपके पास पोल्यूशन को मिनिमाइज किया जा सकता है। यूटिलाइजिंग प्रोडक्ट्स अगेन विद द सेम आर अ डिफरेंट पर्पस विद रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीसेल, ठीक है। सेकंड वन हमारे पास रीयूज के बाद थर्ड वन जो है वो रिसाइकल है, कि हमें इस तरह से चीज़ों को सिंथेसाइज करना है जो कि रिसाइकल हो, जिनको रिसाइकल किया जा सके, ताकि आपके पास एक तो आपके पास ये सोशो इकोनॉमिक भी होना चाहिए, और इसके अलावा आप जब रिसाइकलिंग करते हैं तो
इससे आप ये नहीं है कि बिल्कुल ही पोल्यूशन काज नहीं होगी, रिसाइकल से पोल्यूशन भी काज होगी, लेकिन उतनी पोल्यूशन काज नहीं होगी जितना उसकी फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग में पोल्यूशन काज हो सकती है। तो रिसाइकलिंग के अंदर क्या हो सकता है, डिस इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। और रिसाइकलिंग से एक जो बेसिक फायदा हो सकता है वो ये है कि आपके पास जो चीज है, जो वेस्ट मटेरियल है, उससे तो आपके पास लैंड पोल्यूशन काज हो ही रही है। अगर आप उस वेस्ट मटेरियल को यूज कर लोगे तो आपके पास लैंड पोल्यूशन मिनिमाइज होगी। और सेकेंडली आपको जो है वो एक इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट भी आपको बेनिफिट होगा। तो ये सोशो इकोनॉमिक हो सकती है, जिससे आपकी सोसाइटी को भी फायदा होगा, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी मिनिमाइज होगी और आपको इकोनॉमिकली भी फायदा होगा। तो हम चीजों को जो कि रिसाइकलेबल है उनको रिसाइकल करें, ताकि आपके पास जो है वो फायदा हो सके, पोल्यूशन को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये आपके पास जो स्केच है ये आपके पास टॉप टू बॉटम आ रहा है। तो मोस्ट प्रेफरेबल से हम लीस्ट प्रेफरेबल की तरफ मूव कर सकते हैं कि आप सबसे पहले तो अपनी एक्टिविटीज को रिड्यूस करें, जिससे जो है आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये हमारे पास 3R स्ट्रेटेजी थी, और ये हमारे पास जो है साइंस और हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और होप सो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हमने जर्नल इंट्रोडक्शन देखा है साइंस के हवाले से, और साइंस के अंदर कौन कौन से साइंटिफिक मेथड यूज किए जा सकते हैं, और वहाँ पे कौन कौन सी रीजनिंग यूज की जा सकती है, जिसके अंदर हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग मेथड्स को डिस्कस किया। और इसके अलावा हमने जो है वो इन्वायरमेंट, उसके कंपोनेंट्स और उससे रिलेटेड पोल्यूशन की टाइप्स को डिस्कस किया। ये हमारे पास कुछ जर्नल टर्म्स और टॉपिक्स थे जो कि साइंस के बिहाफ पे हमने डिस्कस किए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं हिस्ट्री ऑफ साइंस की आपको जो है वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। हमें टू द टॉपिक रहना है। हमारे पास चीज़ों को जितना मर्जी एक्सपेंड किया जाए, हमें एक स्मार्टर वे के अंदर चलना चाहिए ताकि हमें हमें फायदा हो सके। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरीज है तो यू कैन आस्क। सर मेरी आवाज आ रही है? सीधा थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, क्या करेंगे आप? मैम मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। जी। तो हमारे पास ना 10 मिनट रहते हैं। मैं ये कह रही थी कि हमारा जो कल टेस्ट होगा वो इससे ही रिलेटेड होगा, और वो कोई शॉर्टर टेस्ट भी नहीं होगा। तो उसके लिए तैयारी कर लीजिएगा, और पीडीएफ वगैरह मैं प्रोवाइड कर। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, एक तो सवाल कल किसी ने किया था। मैं मिकरा, मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम, आपकी आवाज क्लियर है। जी, किसी ने क्वेश्चन किया था कि बली तकनी जो है उनको बाबा आदम क्यों कहा गया। तो जनाब, बाबा आदम जैसे इंसानों की नस्ल मैंने लिख के भी बताया था, अब बोल के भी बता देती हूँ। तो इंसानों की नस्ल हजरत आदम से शुरू हुई है, इसी तरह शायरी जिनसे शुरू हुई उनको बाबा आदम कहा जाता है। तो वली दखनी को उर्दू गजल का बाबा क्या कहते हैं, आदम कहा जाता है, और शायरी उनसे शुरू हुई। जदीद तहकीक के मुताबिक अब ये कहा जाता है कि शायरी मीर खुसरो से शुरू हुई और गजल वली दखनी से शुरू हुई। और एक और क्वेश्चन आया था कि इमराव जानता में उसने खानम ने नहीं पाला था उसको, खानम ने उसको तवाइफ बनना सिखाया था, पाला उसको बुआ सैनी ने था, और बिल्कुल वो अपनी माँ की तरह उससे मोहब्बत करती थी। कि अब मैं मित्रा से जिसने जो क्वेश्चन करना है वो कर सकता है, क्योंकि हमारे 10 मिनट
कहते हैं, या वैसे ही कोई कुछ कहना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर दे। मिस अदीला, आपका माइक ऑन है, मैंने कर दिया। आप अपने माइक को टच करके बोल सकती हैं। अदीला इखलाक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। तो मुझे मैम आपसे मैम नगीना से कहना था कि सॉरी मैं आपका अगर नाम गलत ले रही हूँ कि आपने जो आज का टेस्ट में मीर तकी मीर का इंतकाल की डेट्स है ना तो वो रॉन्ग लिखवाई हैं, मतलब क्योंकि जो आपने हमें कल पीडीएफ में मुहैया किया था ना उसमें आपने डेट ऑफ जो इंतकाल की डेट है उनकी 22 सितंबर 1810 है। हाँ जी 1810 है। और क्या कहते हैं, टेस्ट में रॉन्ग है। हाँ जी, टेस्ट में आपने जो ऑप्शन दिए हैं 30 सितंबर है, 25 है और 30 सितंबर 2020 है। अरे मैं चेक कर लूंगी क्या है। वैसे ये जो मीर तकी मीर की डेथ में तो इख्तलाफ नहीं है, वली दखनी के इख्तलाफ है। हो सकता है हाँ कोई जी, टेक्निकल मिस्टेक हो गई हो या मेरे से। मैं चेक कर लूंगी। हाँ जी। ये वैसे एक चीज आपसे मैं शेयर करना चाह रही थी क्योंकि टाइम है आज। पिछला जो सेशन था उसमें से काफी सारे लोगों ने लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया था। तो आप बिलीव करें 2 से 3 लोगों ने मैसेज किया था ग्रुप में कि मैम हमारे इतने ऑप्शन जो हैं जो आप लोगों ने करवाया है उसी में से आए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि अब तक पीपीएससी के जितने पेपर हुए हैं उसमें से रिपीटेड ऑप्शन जो हैं वो आपको करवा दिए जाएं और उसके मुताबिक जो हमारा सिलेबस है उसमें से करवा दिया जाए। तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको फायदा होगा। शर्त सिर्फ एक ही है कि आप लोग पढ़ें कम से कम 3 से 4 दफा जो हमने पीडीएफ दी है। वो देखें, एक चीज से हमने नहीं सर्च किया, वो हमारे पूरे पूरे वीक्स की यानी मेहनत है। हम पूरा पूरा हफ्ता लगे रहते हैं, उसके बाद वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें आप लोग, हमारे मतलूबा जो पीडीएफ हम आपको देते हैं तो हम उसके बारे में भी आपको गाइड करने के लिए हर वक्त दस्तयाब होंगे। जी मैम इकरा से कोई और क्वेश्चन करना चाहे तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी फीडबैक आप लोगों से तब लेंगे जब, यानी कि ये आज का सेशन फ्री है, कल भी सर ने कहा है कि फ्री होगा। मंडे से कोई ऐसा बंदा सेशन में नहीं होगा जो फीस पे नहीं करेगा। मैम इकरा आपके दोनों टॉपिक हो गए हैं। यस मैम। आप टेस्ट के बारे में बता दें जरा। टेस्ट में ना मैं पास पेपर का भी एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी जिससे मैंने टेस्ट बनाना होगा, और जो हमने आज टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनसे भी टेस्ट आएगा। तो टेस्ट जो है वो प्रीवियस पास पेपर से भी होगा और आज के टॉपिक से भी होगा। यानी मैम आपको जो पीडीएफ देंगी उसको आपने एक दफा लाजमी पढ़ना है। तो उसको और आज के लेक्चर को मिक्स करके आपका टेस्ट बनाया जाएगा। कल आप लोगों का लेक्चर मैथ का होगा और साथ आपके जनरल नॉलेज, सीए और जनाब एसएसटी होगी इंशाल्लाह। ये कोई टॉपिक में विक्रा का आपको नहीं समझ आया, कुछ भी आप कहना चाहें तो बगैर डरे तो बगैर उसके आप अपना हैंड रेज करें, हम आपकी बात सुनते हैं। अच्छा। मुझे कॉल आ रही है, कॉल ले लिया, मैसेज कर दे।